नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं राजसमंद झील पर। ये ऐतिहासिक, विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक झील है, जिसको बनाने के पीछे क्या भूमिका रही, क्या राज सिंह जी ने बनाई है। तो इस झील को लेकर के हम इतिहास से जुड़ी हुई इसकी विशेषताएं सब जानने के लिए हम बात करेंगे हमारे राजसमंद के श्री दिनेश जी श्रीमाली, जो शिक्षाविद हैं और इतिहास के अच्छे जानकार हैं। इन्होंने राजसमंद झील को लेकर के कुछ शोध भी किए हैं। तो बात करते हैं दिनेश जी श्रीमाली से। सर नमस्ते। नमस्कार। जयवर्धन की टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपने राजसमंद और राजसमंद के परिवेश में जुड़े हुए तमाम जो पहलू हैं, जो हमारी मानवीय संवेदनाओं को कहीं कहीं जा करके उत्प्रेरित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं और उसमें उत्साह का संचरण भी करते हैं, उन तमाम पहलुओं को लेकर के आपने एक बेड़ा उठाया है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। राजसमंद लेक जिसके किनारे आज हम लोग खड़े हुए हैं, यह मेवाड़ ही नहीं परंतु पूरे देश और विश्व में अद्भुत झील के बंध के रूप में इसको जाना जाता है। विशेष रूप से जब हम जब देखते हैं कि मेवाड़ का जो इलाका रहा है, वो भारत के राजपूताना का जो इतिहास है, उस इतिहास में सबसे उज्जवल पृष्ठों में से एक है। विशेष रूप से यदि हम देखें तो मेवाड़ का जो शासन है, जिसे मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ के राजा महाराजाओं ने अपने शासनकाल में न केवल त्याग बलिदान शौर्य का परिचय दिया, परंतु उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारे ऐसे जनोपयोगी कार्य किए, जिन कार्यों को लेकर के उसके दूरगामी परिणाम जो हैं वो सदियों तक हम लोग देख रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक और दूरगामी जो काम महाराणा राज सिंह के माध्यम से संपन्न हुआ, उसके बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ पर आपके साथ में उपस्थित हैं। राजसमंद झील के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जब महाराणा राज सिंह, औरंगजेब, छत्रसाल और महाराज शिवाजी, ये चारों जो व्यक्तित्व थे वो अपने अपने तरीके से बड़े महारथी थे। और छापामार शैली का युद्ध जो था, उस युद्ध का सबसे अगर मारक प्रभाव यदि कभी देखा जा सकता है, कि इन चारों का जो समकालीन जो कार्यकाल जो था, उसमें इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। उन परिस्थितियों के भीतर जब एक तरफ साम्राज्यवाद का पूरा बोलबाला था, दूसरी तरफ धार्मिक कट्टरता को लेकर के जिस तरीके से औरंगजेब ने पूरे देश के अंदर जो एक उत्पात मचाया था, उसके खिलाफ संघर्ष का एक दौर चल रहा था। उस दौर में हमारी भारतीय संस्कृति है, मूल हमारी सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति के मूल्यों की रक्षा के लिए महाराणा राज सिंह जैसा व्यक्तित्व इस धरती पर था और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो मेवाड़ का नेतृत्व कर रहे थे। राजसमंद झील जो बनी हुई है, ये राजसमंद झील गोमती नदी जो है, इसका उद्गम जो है वो 73 से प्रारंभ होता है और 73 से उद्गम से लेकर के संगम तक का जो सफ़र है, वो सफ़र राजसमंद लेक में आकर के संपन्न होता है। ये गोमती नदी का लगभग 38 किलोमीटर का लंबा जो फासला है, यह बहुत ही प्रभाव और प्रवाहकारी था। तो उस ज़माने में जब अरावली की इन मध्य उपत्यकाओं के बीच में से चारभुजा और उससे सपोर्टिंग लगभग वर्तमान की 19 ग्राम पंचायतें जो हैं, वो इस गोमती के कैचमेंट इलाके के अंदर, राजसमंद झील के कैचमेंट इलाके के अंदर आती है। इस प्रवाह के अंदर तात्कालिक परिस्थितियों के भीतर बहुत सारी जनश्रुतियाँ हैं और कुछ वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, तार्किक दृष्टि से भी बात की जा सकती है। जनश्रुतियों के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि महाराणा राज सिंह जब चारुमती चंचल कुमारी से शादी करने के लिए वो जब जा रहे थे, तो उनका रास्ता उदयपुर से रूपनगढ़ जाते हुए उनका रास्ता जो है वो इस गोमती नदी के द्वारा उस वक्त पूरे प्रवाह पर थी और उसने इसका रास्ता रोक दिया। तो महाराणा राज सिंह को ऐसा लगा कि मेरे काम में तुमने अवरोध खड़ा किया है, अब मैं तुझे बांधूंगा। ये जनश्रुति है। दूसरी जनश्रुति ऐसी बताया जाता है कि महाराणा राजकुमार काल के दौरान महाराणा राज सिंह से एक ब्रह्म हत्या लगी हुई थी। उस ब्रह्म हत्या के पश्चाताप के फलस्वरूप उन्होंने इस तड़ाक का निर्माण किया। लेकिन इन सब चीज़ों से इतर एक जो चीज़ बड़ी तार्किक भी लगती है और वैज्ञानिक रूप से भी वो चीज़ गले ज़्यादा उतरती है, वो ये है कि 1725 से लेकर के
लगभग 5-7 वर्षों का एक लंबा दौर जो था वो इस मेवाड़ इलाके के अंदर अकाल का दौर था। और वैसे हमारा इलाका राजस्थान का जो इलाका है वो अकाल से त्रिकाल से कहीं न कहीं रूबरू होता है। तो उस ज़माने में भी इस तरीके की अकाल की जो परिस्थितियाँ जिस तरीके की पैदा हो गई थी, उस अकाल में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए इस झील का निर्माण किया गया। तो मोटे रूप से यदि आप देखें तो ये पूरे मेवाड़ का पहला फेमिन वर्क है। अकाल राहत के काम को आज जिस तरीके से सरकारी दृष्टिकोण को लेकर के बहुत ब्रॉड वे के अंदर बात करती है, लेकिन उस जमाने में अकाल के समय लोगों को रोजगार कैसे मुहैया किया और उसके माध्यम से परमानेंट वैल्यू की संपत्ति कैसे खड़ी हो, इसका अगर सबसे बेहतरीन उदाहरण यदि कोई देखना है तो वो राजसमंद झील। इस राजसमंद झील को बनाने को लेकर के लगभग 12 वर्षों का समय भी ऐसा बताते हैं कि इस झील के निर्माण को लेकर के पहले भी कुछ प्रयास हुए, लेकिन वो सब करीब करीब असफल हुए। महाराणा राज सिंह ने इस झील के निर्माण का जो क्रम है लगभग 1720 संवत 1720 के अंदर इसके निर्माण का क्रम प्रारंभ किया था और लगभग 1732 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। अगर उस दृष्टि से यदि हम देखें तो 1676 1 फरवरी के दिन इसका निर्माण क्रम संपन्न हुआ सन ईस्वी सन के हिसाब से। तो मोटे रूप से यदि हम देखें तो महाराणा राज सिंह के काल में उस वक्त बड़ी चर्चाएं थी ताजमहल को लेकर के। ताजमहल चूंकि शाहजहां ने बनवाया था और शाहजहां के प्रेम की निशानी के रूप में मुमताज की याद में जो ताजमहल बना था उसकी चर्चा पूरे विश्व के अंदर उस वक्त हो रही थी। लेकिन उसको टक्कर देने की दृष्टि से यदि आप देखो तो हमारे में लगभग 30 फीट का गेज है और ये झील जो है इस झील का जो भराव क्षमता जो है वो 3786 MCFT है। अच्छा। इस झील के माध्यम से इसमें 2 बड़ी नहरें सिंचाई के रूप में काम आती हैं। पहले के समय में जो नहर थी वो केवल 14 मजरों को सिंचाई का काम करती थी और वो 14 मजरे वो हैं जहाँ से गोमती नदी का पानी वहाँ पर पहुँचता था। और उस पानी को चूंकि रोक दिया गया तो उन लोगों को राहत देने की दृष्टि से, वहाँ की फसल को सुनिश्चित करने की दृष्टि से 14 मजरों को धोरे के माध्यम से पानी दिया जाता है। लेकिन आफ्टर दैट जब हमारे नया परिवर्तन हुआ, देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के पश्चात बनास नदी चूंकि मेवाड़ के इसी राजसमंद जिले से उसका उद्गम होता है और उसका जो प्रवाह है उसमें जो पानी की जो आवक है वो बहुत ज़बरदस्त है। उस आवक को हम अपने किसानों के हित में कैसे डाइवर्ट कर सकें, इसको लेकर के 1962 के अंदर एक प्लान बना। 1968 में जाकर के वो प्लान सफल हुआ और 1968 में जब वो प्लान सफल हुआ तो हमने 2 फीट एक्स्ट्रा पानी जो है वो नंद समंद से राजसमंद झील की तरफ डाइवर्ट किया और उसके लिए एक योजना बनी थी खारी फीडर। आज मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि ये चर्चा इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी नई पीढ़ी को इस बात की मालूम नहीं है कि नदियों को जोड़ने की जो बातें की जाती है, ये नदियों को जोड़ने की हम तो केवल बात कर रहे हैं आज के समय में, लेकिन उस जमाने में बनास नदी को गोमती नदी से जोड़ने का जो प्रकल्प पूरी तरीके से कार्यान्वित करके दिखा दिया था और कितने सीमित संसाधन थे हमारे पास। सही बात। लेकिन उन सीमित संसाधनों के बाद और आपको एक खूबसूरत बात ये बताऊंगा कि एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ा लेकिन तीसरी नदी के ऊपर से होकर के पानी को गुजारा गया। तो ये भी एक अद्भुत इसलिए है कि हमारी जो खारी नदी जो है उस खारी नदी के ऊपर से होकर के खारी फीडर निकलती है। नीचे हमारी नदी बहती है, ऊपर खारी फीडर निकलती है। तो बनास नदी खारी फीडर के माध्यम से निकलती है। खारी फीडर खारी नदी के ऊपर से होकर के गुजरती है और गोमती में आकर के संगम करती है और राजसमंद झील में समाहित होती है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग है, एक ऐसा अद्भुत प्रयोग जिस प्रयोग के अंदर भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इस लेक का जो बंद बनाया गया उसके अंदर भी लोगों ने श्रमदान किया है। ये केवल राज्याश्रित प्रकल्प नहीं है। बिल्कुल। इस प्रकल्प के अंदर श्रमदान बिल्कुल हमारी खारी फीडर जो बनी है उस खारी फीडर के अंदर भी श्रमदान हुआ। सही बात। और श्रमदान के माध्यम से और सरकार के सहयोग से ये 2 जो बड़े प्रकल्प जो हैं जो आज हमें ये दिखता है कि सदियों तक हमें और हमारे जनजीवन को
इसका लाभ मिलेगा, सही बात। तो वो चीज़ आज हमें यहाँ पर दिखती हुई प्रतीत होती है। सही है। राजसमंद लेक को लेकर के हम सिर्फ इतना सा कहना चाहेंगे कि यह झील 17वीं शताब्दी का जी अपने आप में एक अद्भुत स्थापत्य प्रयोग है। सही बात और ऐसा प्रयोग जी जिसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि यह इतने विराट भूभाग को सही बात किसने सरसब्ज किया है। सही बात है। यह हमारे इलाके की जीवन रेखा बन गई है। तो यह दूरगामी सोच का परिणाम है और उस सोच को आज के समय में वर्तमान संदर्भों के भीतर किस तरीके से और बहबूदी पूर्वक बना सकें, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऐसा माना जाता है कि राजसमंद झील जो है एशिया की दूसरी नंबर की मीठे पानी की झील है, तो क्या यह सही है? और भी कौन सी मीठे पानी की झील है जो पहले नंबर पर है? समंद झील के बारे में आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि यह एशिया की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में इसको लोक मान्यता है। वास्तविक स्थिति ये है कि लोक मान्यताएं जो होती है वो लोगों के विश्वास के आधार पर आगे बढ़ती है। वस्तु स्थिति ये है कि देश काल परिस्थिति के अनुरूप उस वक्त हमारा जो मेवाड़ का मेदपाट जो इलाका था, इसमें जो मानव निर्मित जो झीलें जो बनी हुई, देवर जो है जिसको हम जयसमंद के नाम से जानते हैं, जयसमंद हमारे इलाके की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील थी। और कृत्रिम झील की दृष्टि से यदि हम देखें तो हमारे इस इलाके के अंदर दूसरी मानव निर्मित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील राजसमंद हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान दौर के अंदर अब इससे भी बड़ी बड़ी जो लेक्स हैं वो हमारे मेवाड़ के अंदर मौजूद हैं। तो यदि आज के संदर्भों में हम यदि नहीं देखें और उन तत्कालिक परिस्थितियों के भीतर विश्वासों के आधार पर जनश्रुतियों को यदि आंकने की कोशिश करें तो तात्कालिक समय के भीतर यह अपने इलाके की दूसरी बड़ी मीठे पानी की झील हुआ करती थी। वर्तमान संदर्भों के अंदर तो अभी माही जो है वो बहुत बड़ा डैम है, उसके मुकाबले में हम लोग बहुत छोटी सी झील के रूप में है। तो मेरा मानना ये है कि लोगों की जनश्रद्धा के आधार पर वो तात्कालिक परिस्थिति के अनुकूल बिल्कुल ठीक था। भी ऐसा माना जाता है कि ये राजसमंद झील जब से बनी है उसके बाद में कहते हैं कि सिर्फ 2 बार ही छलकी है। एक अभी बताते हैं कि 2017 में, उससे पहले भी कभी छलकी है या इसके बारे में आप क्या जानते हैं? मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ठीक है, वर्तमान संदर्भों के भीतर यदि हम इन चीज़ों को सोचें तो हो सकता है कि इस सर्वकालिक दौर के भीतर विगत के 50-60 वर्षों का यदि हम इतिहास खंगाल करके यदि देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये झील 2 या 3 बार ही चलती है। अच्छा। लेकिन वस्तु स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। अच्छा। इस झील के निर्माण के पश्चात इस झील को मतलब आप ये समझ करके चलिएगा कि हर तीसरे साल चौथे साल इसको छलकने की परिस्थितियाँ बनी। अच्छा। लेकिन हमें इसको 2-3 तरीके से दिखने की जरूरत है। हाँ। इस झील का जब निर्माण किया गया तो इस झील की जो कैपेसिटी है उसके मुकाबले में इसमें जो आवक है वो केवल 38% है। अच्छा। 38% कब की है? 1676 की। जी 1676 में जब ये झील बनकर के तैयार हुई थी उस वक्त इस झील की जो कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी के मुकाबले गोमती की जो आवक थी वो केवल 38% ही थी। अच्छा। तो ये जो आपको टैंक बनाया गया है ये टैंक अपनी कैपेसिटी से लगभग 3 गुना 3 गुना बड़ा तैयार कर लिया। लेकिन हमारा सौभाग्य ये था कि इसके निर्माण से लेकर के आज़ादी के लगभग 1975 तक की मैं सफ़र की बात करना चाहूँगा। 1975 तक हमारे यहाँ का जो अरावली का जो पूरा का पूरा जो इलाका था, उस इलाके की जो टोपोलॉजी थी वो बहुत बेहतर थी। यहाँ की ज्योग्राफी जो थी वो बहुत बेहतर थी। हमारा इकोसिस्टम जो था वो बहुत बेहतर था। तो उसकी वजह से हम लोगों को एक सामान्य बरसात के अंदर इस झील को भरने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आती। अच्छा। और प्राय ये देखा गया कि हमारे यहाँ पर तीसरे साल चौथे साल अकाल की परिस्थितियाँ राजस्थान के अंदर प्राय पैदा होती हैं। लेकिन बावजूद उसके हमारा जो कंजप्शन जो था इसकी जो उपयोग थी वो उतनी नहीं। अच्छा। इस झील से तो इस झील के पानी का उपयोग उतना नहीं हो पाता था। तो झील के अंदर एक लेवल पानी का बना रहता था और औसत बरसात के अंदर ये झील भर जाया। अच्छा। मैं आज़ादी के पश्चात की बात करना चाहूँगा कि आज़ादी के पश्चात 1973 की बात बहुत ज़्यादा होती है। 73 के अंदर बहुत ज़बरदस्त पानी बरसा। अच्छा। और उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त बरसात हुई कि हमारा कांकरोली और भीलवाड़ा, अच्छा, इन दोनों का संपर्क टूट गया।
जो बांडिया वाला जिसको हम आज कहते हैं, इस बांडिया वाले से हम लोग भिलवाड़ा की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ पर नावें चली थी जी। यहाँ से नावें जो थी वो इस साइड में पोस्ट ऑफिस के साइड में खड़ी रहती थी। अच्छा। और यहाँ से नावें चल करके बांडिया वाले की तरफ ले जा करके वहाँ पर उतारते थे। दोनों तरफ बसें चलती थी। बड़ी रोचक इधर से बात। बसें जो है कांकरोली आकर के जो भिलवाड़ा के लोग उतर जाते थे, जी जी। नाव में बैठ करके अच्छा या रस्से के सहारे अच्छा उनको वहाँ से उसको क्रॉसिंग करवाया जाता। अच्छा और फिर आगे की तरफ भिलवाड़ा की बसें खड़ी रहती थी, जी। उन बसों में बैठ करके वो अपना सफर तय करते थे। अच्छा। ठीक इस तरीके से भिलवाड़ा से कांकरोली की तरफ आने वाले लोगों का भी सेम ये किया अच्छा। रूटीन था। सही बात। तो 73 में, लेकिन बहुत कम लोगों को इन चीज़ों की जानकारी कि 75 के अंदर भी ये झील भरी है। अच्छा 73 में ही नहीं, 75 के अंदर भी ये झील छलकी है। ओहो। तो ये मैं कहना चाहूंगा। हाँ। और फिर उसके बाद में एक लंबा अंतराल जो था हाँ वो 2017 तक आकर के सब हाँ। हुआ। और निश्चित ही मैं इसको ये मानता हूँ कि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें थी वो प्राकृतिक बहुत बड़ा कारण है, जी। लेकिन कुछ कारण हमारे मानव निर्मित भी हैं। अच्छा हम लोगों ने इसके कैचमेंट को जिस तरीके से डिस्टर्ब किया है, हाँ इसके कैचमेंट को जिस तरीके से हमने प्रभावित किया है, जी। और लगातार बरसात के औसत के अंदर कमी आई है, सही बात। उस कमी का नतीजा जो है हाँ। वो हम ये देखते हैं कि जहाँ सामान्य बरसात के अंदर इस झील को भरने की क्षमता पूरी तरीके से संपन्न हो जाती सही थी, बात। आज बिल्कुल असामान्य बरसात के बावजूद भी हम लोगों को इस बात की कोई गारंटी नहीं सही है बात। कि ये झील भर जाएगी। हाँ तो उसका एक कारण है जी। 38% क्षमता के आधार पर सही है। 100% का ये टैंक खड़ा कर दिया गया। और इस टैंक को भरने के लिए हमारे पास में जो वैकल्पिक चीज़ें जो उपलब्ध होनी चाहिए वो हम खड़ी नहीं कर पाए। सही बात। अब देखिएगा कि 344 वर्षों का 45 वर्षों का इतिहास हो गया है। इन 345 वर्षों के अंदर हाँ राजसमंद झील में एक्स्ट्रा पानी लाने के लिए जी। हम केवल एक विकल्प खारी फीडर लेकर के आए हैं। सही बात। उसके सिवा हमारे पास में कोई 344 वर्षों के अंदर सही बात। महाराणा राज सिंह द्वारा जो इतना बड़ा जो प्रकल्प खड़ा किया गया सही था, बात। उस प्रकल्प को भरने के लिए हमारे पास में कोई योजना कोई नहीं है। योजना नहीं। योजनाओं को लेकर के लफाजी बहुत होती है, हाँ बातें बहुत की जाती हैं, सही बात। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि सही इस बात है। इतने बड़े टैंक को भरने के लिए सही बात। हमारे पास में एक परमानेंट वैल्यू का विकल्प होना चाहिए। हाँ वो विकल्प हम अभी तक खड़ा नहीं कर नहीं देता है। बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से लगता है कि सही बनास के ऊपर हम लोगों ने नंदसमन बनाया, जी। बनास के ऊपर हमने बागेरी का नाका बनाया। सही बात है। उस बनास नदी को बिसलपुर कैचमेंट की वजह से हम लोगों के ऊपर कई तरीके के बैन हैं। सही बात। CWC के, सेंट्रल वाटर कमीशन के हमारे ऊपर बहुत सारे बैन हैं। जी। उन बैन के भीतर से क्या हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि बनास के अंदर इतना अतिरिक्त पानी आता है, सही बात। उस अतिरिक्त पानी में से 1000 MCFT पानी अच्छा यदि हम एक्स्ट्रा रोक करके सिंचाई के लिए यदि उसका उपयोग हाँ, करें बिल्कुल और इस टैंक को रिजर्व कर लें, सही। तो हमारे सामने यदि 1000 MCFT पानी को यदि बनास में रोकने की क्षमता यदि हम विकसित कर पाए, सही। क्योंकि बनास की एक सबसे बड़ी तासीर है, हाँ बनास नदी हर 5वें साल हाँ। विनाश पैदा करती है, अच्छा उसमें बाढ़ के हालात पैदा होते हैं। जी जी और जब बाढ़ के हालात पैदा होते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि 2016 में जी। हमारी झील खाली पड़ी हुई सही थी बात। और मुझे त्रिवेणी संगम से सही। टेलीफोन आया। हाँ। उन्होंने कहा दिनेश जी आपकी झील के क्या हालात हैं? मैंने कहा कि हमारी झील के अंदर 14.5-15 फीट के आसपास पानी आया है। सही बात। तो उन्होंने कहा कि बनास के अंदर इतना पानी आया है जिसने हमारे यहाँ की पूरी हाँ। की पूरी, मतलब वहाँ पर त्रिवेणी संगम के आसपास की पूरी फसल को बर्बाद कर दिया बनास जी ने। जी। इतना एक्स्ट्रा पानी, उस एक्स्ट्रा पानी को हम रोक नहीं पाए। क्यों? बात। क्योंकि हमारे पास में कोई मैकेनिज्म नहीं था। नहीं बिल्कुल सही बात। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी होगी सही है। कि हम बाहर से पानी लाएं। हमारे पास पानी माही से आ सकता है, बिल्कुल सही। हम माही से पानी लाने के लिए एक दो इस तरीके की प्लांट बनाने की कोशिश भी कर चुके हैं। और इसी तरीके से देवास के पानी को लेकर के भी बहुत सारी बातें सही की हैं। बात। देवास का पानी मैं प्रारंभ से ही कह चुका हूं कि देवास का पानी राजसमंद झील में जिस कैपेसिटी के अंदर हम चाहते हैं सही उस है, कैपेसिटी में नहीं नहीं आ आए, सकता। नहीं आए। सही बात। बनास देवास के पास में वर्तमान दौर में तीसरे और चौथे फेज संपन्न होने के बाद में हाँ हाँ। 1000 MCFT पानी एक्स्ट्रा होता है। अच्छा उसके ऊपर उदयपुर जिला और राजसमंद जिला इन दोनों का हक बनता है। सही बात। 500 के अंदर उदयपुर चला जाएगा सही बात। और फिर 500 के अंदर चतुर्थ फेज के अंदर हम लोग बचेंगे। जी। अब वो पानी इतने लंबे हाँ घूम करके हमारे पास पहुंचेगा, तो आप मान करके चलिएगा कि उस 500 MCFT में से हमें कितना पानी मिल पाएगा। सही बात। तो हम मान करके चलिए कि बड़ी मुश्किल से 300-350 MCFT पानी देवास के माध्यम से ज्यादा हम यहाँ पर लाने की कैपेसिटी में नहीं है। और वैसी परिस्थिति में 3.25 करोड़ रुपया खर्च करके हाँ अगर 350 MCFT पानी हम लेकर के भी आ गए जी। तो क्या उसका असर हो जाएगा। सही। तो मेरा मानना है कि यदि पैसा लगेगा 5-5.5 हजार करोड़ रुपए की योजना है, सही बात है। लेकिन यदि हम
माही के माध्यम से अच्छा, पानी लाने की यदि कोई वैकल्पिक योजना सोचते हैं सही बात। तो माही में हमारा जो पानी है, राजस्थान का जो पानी है, जी जी, वो 37 टीएमसी पानी है। अच्छा, 37 टीएमसी पानी का मतलब आप समझे, 37 टीएमसी पानी का मतलब क्या होता है? हाँ 37 टीएमसी पानी का मतलब ये होता है कि 4 जिले, हाँ हाँ, अच्छा मतलब ये समझिए गर्मी के मौसम में मक्की की फसल पैदा कर सकते अच्छा, हैं। 37 टीएमसी पानी इतना सही बात। बड़ा पानी है। सही बात, वो पानी 1966 में जब सरदार सरोवर बना था जी गुजरात के अंदर, जी, तो हमने एक समझौता किया गुजरात के साथ में। सही बात। उस समझौते के माध्यम से ये बात तय हुई थी हम्म, कि जब सरदार नर्मदा का पानी, सरदार सरोवर का पानी, साबरमती का जो पानी है वो अहमदाबाद पहुंच जाएगा, तो उसके पश्चात हम इस पानी को उपयोग कर सकते हैं जो गुजरात जा रहा है। सही बात, तो आज हम इस कैपेसिटी में हैं कि 1966 की जो गुजरात के साथ हमारी संधि हुई थी, जी, उस संधि के अकॉर्डिंग गुजरात में, अहमदाबाद में पानी पहुंच चुका है, सही बात, नर्मदा का पानी। हाँ हाँ, तो अब हम लोगों का हक बन जाता है कि हम उस 37 टीएमसी पानी को हाँ, उपयोग- मेवाड़ के लिए, मान- दक्षिणी राजस्थान के लिए किस तरीके से उपयोग कर सकते सही बात, हैं, उसे समझने की जरूरत है। तो मेरा मानना ये है 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, जितने भी फेज में बने, माही के माध्यम से पानी लाने की कोशिश होगी, सही वो शायद मेरे ख्याल से हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। सही, लेकिन अगर उससे इतर सोचें कि यदि हमारी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग नहीं है और हमें इस टैंक के लिए कुछ करना है, सही है, तो हमारे पास में सबसे बेहतर विकल्प है कि हम अपने इलाके की जो बनास है, उस बनास के अंदर जो बाढ़ के हालात पैदा हो, जी जी, हम ये नहीं कहते कि सामान्य पानी को सही रोका बात, जाए, सामान्य पानी को नीचे की तरफ बहाव बिल्कुल। मातृकुंडिया तक मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन जब बनास में बाढ़ आ रही है, हाँ हाँ, उस वक्त उस एक्स्ट्रा पानी को हम राजसमंद लेक में कैसे लाएं, बिल्कुल सही, उसके लिए हमारे पास एक वैकल्पिक मैकेनिज्म बनना चाहिए। सही बात, वो मैकेनिज्म क्या हो? हाँ, खारी फीडर का जो विस्तार वो 4 गुना हो जाए सही बात, और हम एक समझौता करें, बनास और राजसमंद झील के बीच में एक समझौता होना चाहिए। वो समझौता ये हो कि सामान्य परिस्थिति के अंदर आज हमें जितना पानी मिल रहा है, सही है, उतना पानी ही, चाहे नहर कितनी बड़ी हो, पानी उतना ही मिलेगा। अच्छा, लेकिन असामान्य परिस्थिति जब पैदा हो जाती है कि जब वो पानी नीचे जाकर के बाढ़ बिल्कुल सही बात। और विनाश की स्थिति पैदा करता है, बिल्कुल सही बात, उस विनाश की स्थिति को हाँ, रोक तो- करके तो हम उस उसे समय हमारे सरसब्ज पास- बनाने की कोशिश करें, तो सही हमारे बात। पास में एक मैकेनिज्म होना चाहिए। बिल्कुल, और ये मैकेनिज्म 250 से 350 करोड़ रुपए के भीतर हो सकता है। सही है, तो सरकार को तीनों विकल्पों के ऊपर बिल्कुल, बिल्कुल। बात करना चाहिए। और ठीक इसी तरीके से मैं मानता हूँ कि चंबल का पानी गंगापुर तक पहुँचने वाला है, चंबल का पानी गंगापुर तक आने वाला है, हाँ, और इसी तरीके से चंबल का पानी देवगढ़ और भीम के अंदर टच कर चुका है। सही बात, तो हम लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि 45 किलोमीटर यहाँ से बमुश्किल गंगापुर है, जी तो हम गंगापुर तक आई हुई चंबल को जी, राजसमंद और राजसमंद झील से जो सिंचित होने वाले इलाके हैं, बिल्कुल, उन इलाकों के साथ में कैसे कन्वर्ट करना है, हाँ हाँ, कैसे उनका कन्वर्जन हो, सही है, ताकि हम उस एक्स्ट्रा पानी को इस झील में रोक पाए। सही है, तो किसानों को भी बेहूदी हो, उद्योग धंधे की भावी संभावनाएं भी प्रबल हो सके। सही बात, और तीसरी चीज ये है कि टूरिज्म की दृष्टि से हम यहाँ पर जो कुछ चीजें खड़ी करना चाहते सही हैं, है। उसे हम खड़ी कर पाए। सही बात, बढ़िया बताया आपने कि राजसमंद झील की जो भराव क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए तो हमें वास्तव में कोई ठोस प्रयास करने चाहिए। अब तक लोग सिर्फ बातें करते रहे हैं, नेताओं ने भी कई वादे किए, कभी देवास के पानी की बात हुई, कभी माही डैम से पानी लाने की बात हुई, चंबल की भी बातें होती रहती है। सभी नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। हर बार कोई एक नेता ठोस प्रयास करता है तो दूसरा उनकी टांग खिंचाई में लग जाते हैं। होना ये चाहिए कि जन भावना को ध्यान रखते हुए इस बड़े टैंक जो कि राज सिंह जी ने हमारे लिए एक धरोहर के रूप में सौंपा है, उसको लेकर के अपन आने वाले टाइम में अपने यहाँ के सारे जनता इससे फ़ायदा उठा सके, लंबे समय तक हम इसका उपयोग कर सकें। इसके लिए हमें भराव क्षमता को बढ़ाने की वास्तव में बहुत ज़रूरत है। इसमें दो चीज मैं जो समझ पाता हूँ जी। कि ये राजनीति का विषय नहीं है। जी, राजनीति अपनी जगह हो सकती है, हाँ हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि राजसमंद के जनजीवन में जी, राजसमंद लेक, बनास नदी, गोमती नदी, हमारी अरावली की पहाड़ियाँ, हाँ। हमारा स्थापत्य, हमारे कुंभलगढ़ जैसी चीज़ें, हल्दी घाटी, ये जो भेलूर की सभ्यता है, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये राजनीति का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ ये यूनानिमसली हम लोगों को इस बात को तय करना पड़ेगा कि राजनीति चाहे किसी भी धारा की हो, हाँ, हम सब लोग एक मत होकर के एक साथ एकजुट, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल मेवाड़ की राजनीति के अंदर वो क्षमता है हाँ,
कि वो इस चीज़ों को कर सकती है, सही बात। लेकिन हम लोगों को थोड़े से संकीर्णताओं से ऊपर उठना होगा बिल्कुल बिल्कुल और हमें श्रेय की बजाय समाधान की हाँ, दिशा में आगे बढ़ने की हाँ, कोशिश करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये शायद मैं मानता हूँ हाँ। कि उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हो रही। और हाँ, यहाँ पर मैं केवल राजनेताओं को दोष देने से काम नहीं चलेगा। सही। मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ हाँ। की जो सामाजिक त्वरा है बिल्कुल सही बात। उसको भी उसमें कहीं न कहीं जा करके उनको बैक सपोर्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल देना और हम जब पूरी ताकत के साथ में उनके साथ हाँ, लगेंगे हाँ। तो मेरा मानना कि असंभव वाली बात नहीं है। नहीं है। इसको हाँ कठिन अवश्य है, लेकिन सही। असंभव नहीं है। बिल्कुल सही बात। झील को बढ़ने का मुख्य स्रोत जो है गोमती नदी, उस गोमती नदी में हमारी मार्बल फैक्ट्रियाँ या अन्य औद्योगिक संस्थानों के कारण कई तरह के अवरोध हो गए थे। बीच में लोगों ने कई अतिक्रमण भी कर लिए थे। इसके गोमती के मार्ग को काफ़ी अवरुद्ध किया गया। बाद में कई स्वयंसेवी संस्थाएं और यहाँ के लोगों ने काफ़ी संघर्ष करके इसको ठीक किया। इसके बाद में हमारी झील एक बार 2017 में भरी भी है। तो क्या स्थिति है, आप ये मानते हैं अब ये झील के अवरोधक पूर्णतया समाप्त हो गए हैं? झील का जो मुख्य मार्ग है वो कंप्लीट क्लियर हो गया है? देखिए, इसको दो तरीके से देखने की ज़रूरत है। जी गोमती का जो मुख्य प्रभाव क्षेत्र जो है, एक तो उस दृष्टि से यदि हम सोचना है जी तो गोमती के मुख्य प्रवाह क्षेत्र के अंदर जी मोटे रूप से हम ये कह सकते हैं कि लगभग 80% उस प्रवाह को रिस्टोर किया गया है। जी लगभग 80% हम कह सकते हैं कि वो ठीक है, लेकिन 20% आज भी हम्म, उसमें अतिक्रमण की संभावनाएं सदैव बनी रही है और आज भी मौजूद है। सही। नंबर एक। नंबर दो, आपने जो सवाल किया था जी उसी का दूसरा पहलू है हम्म, कि इस नदी का जो जलागम क्षेत्र जो है, इसका जो कैचमेंट क्षेत्र है, जी उसके हालात को भी समझने की ज़रूरत है। तो उसके हालात को भी हमें एनालाइज करने की आवश्यकता है। सही। मोटे रूप से यदि हम देखें तो जब किसी ने कल्पना नहीं की होगी हाँ कि राजसमंद झील खेल का मैदान बन सकती है, हाँ हाँ गोमती नदी हम्म, और गोमती नदी के साथ में जो जो छोटे छोटे नाले जो आते हैं, जी उन नालों की सफाई को लेकर के 13 बड़े जन अभियान यहाँ पर चले। जी और आप विश्वास नहीं करेंगे, 1991 के अंदर जैसे ही ये जिला बना जी और यहाँ पर इन चीज़ों को जब खड़ा किया गया, जी। विरोध के अंदर जो स्वर उठे, सही। उसका नतीजा निकला कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले डंपिंग यार्ड का जो कंसेप्ट है हाँ वो राजसमंद जिले से प्रारंभ हुआ। अच्छा अच्छा और राजसमंद जिले से प्रारंभ क्यों किया गया? सही। इसलिए किया गया कि इसकी वजह से गोमती नदी का जो कैचमेंट है, जी उस कैचमेंट के अंदर बहुत बेतरतीब तरीके से हम्म। ओवरबर्डन जो है हाँ हाँ उसको डंप किया जा रहा है। सही बात है। उस ओवरबर्डन को कैसे हम सही बात। मैनेजमेंट के माध्यम से, वैज्ञानिक तरीके से उसका डिस्पोजल कैसे करें। सही बात। तो ये 1991 में ये आवाज़ बहुत प्रभावी तरीके से उठी और 1993 में जब सुभाष गर्ग यहाँ के डीएम हुआ करते थे तो हम लोगों ने जाकर के जी ये जगह आइडेंटिफाई की और 4 डंपिंग यार्ड उस वक्त डिक्लेयर किए गए। सही। उसका नतीजा ये निकला कि जो पॉकेट्स में जगह जगह जो स्लरी डंप की जा रही थी उसको हम किसी एक जगह पर खड़ी करने में सफल। मैं मानता हूँ वो पर्याप्त नहीं है। सही बात। आज की वर्तमान दौर के अंदर वो पर्याप्त नहीं सही है, है। अभी उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हम्म। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। सही। लेकिन इससे भी ज़्यादा गंभीर स्थिति जो हुई थी, वो गंभीर स्थिति में आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जी। सन 2000 के अंदर इस राजसमंद झील के अंदर हमने पहला जन अभियान, हाँ श्रमदान उसके पहले भी हुए, सही। लेकिन एक बिल्कुल मैनेजमेंट वे के अंदर सही। पहली बार 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का जो श्रमदान अभियान जो होता है, जी उसकी शुरुआत पणा दोहन अभियान के माध्यम से की थी। अच्छा। राजसमंद झील के अंदर गायत्री परिवार के माध्यम से हम्म। और जितने भी स्वयंसेवी संगठन का एक साझा प्लेटफॉर्म बना और मुझे उसके अंदर एक सचिव का भागीदारी भी निभाने की मौका मिला। मैं उन सब लोगों का बहुत आभारी हूँ बिल्कुल। कि इस लेक को जब हमने इसका पूरी तरीके से सूख चुकी थी और सही। इसकी भराव क्षमता को बढ़ाने के लिए बिल्कुल। इसके अंदर से मिट्टी निकाली। उसके पीछे 2 पर्पज थे। एक पर्पज तो ये था कि इसमें पानी की कैपेसिटी बढ़े बढ़ेगी। और दूसरा पर्पज हमारा ये था कि ये मिट्टी निकल करके जिन खेतों में जाए, जी जी उन खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ जाए, बिल्कुल। क्योंकि ये पूरा का बहुत- पूरा बहुत- खाद थी। बहुत बहुत और ये जहाँ पर भी गई उन सही बात। खेतों का भी उसने पूरी तरीके से बहुत अच्छा। उद्धार कर दिया। सही। गौड़मल जी का जो नाला है, हाँ उस गौड़मल जी के नाले के वहाँ से हम लोगों ने ऑपरेशन भागीरथ की शुरुआत की सही। और उस ऑपरेशन भागीरथ के अंदर हम्म, छापरखेड़ी के अंदर हाँ छापरखेड़ी के अंदर काला भाटा जो है, हाँ उस काला भाटा के पास में काली मंगरी जो क्षेत्र जो है, वहाँ से आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 20,000 टन अच्छा। मार्बल स्लरी को सन 2000 के अंदर ऑपरेशन भागीरथ के अंदर हाँ हाँ वहाँ से उसको रिमूव किया गया, सही बात। उसको हटाया गया। सही। उसके बाद हम्म, सन 2002 के अंदर, हम्म, सन 2003 के अंदर, सन 2004 के अंदर लगातार
हाँ। हमारे अभियान राजसमंद झील की सफाई को लेकर के और गोमती नदी की सफाई को लेकर के छापरखेड़ी तक अच्छा, लगातार चलते गए। सही बात। फिर हमने टारगेट बनाया पसुन। 2004 के अंदर हमारा टारगेट पसुन बना। जी, हमने कोशिश की कि हाईवे के किनारे जितने भी हमारे जो पानी आने के जो भी स्रोत हैं, उन स्रोत को किस तरीके से ठीक किया जाए। सही बात। तो हमने भगवानदा के मोड़ से शुरुआत की और पसूंद के जो दासोल की तरफ जो मोड़ जाता है, उस मोड़ तक इस काम को सफल किया। अच्छा, 2005 के अंदर हमने बामन टुंगड़ा आरवाड़ा को अपना टारगेट बनाया। हाँ, और 2005 के अंदर तो मैं एक ऐसा वाकया बताऊंगा कि झील के मुख्य नदी गोमती के मेन स्ट्रीम के अंदर स्लरी का पहाड़ खड़ा कर दिया गया, जी, जिसका कैपेसिटी बताना बहुत मुश्किल होगी मुझे। मैं कह रहा हूँ कि सामने जो पहाड़ दिख रहा है, हाँ, इस तरीके का स्लरी का पहाड़ था। हाँ, बिल्कुल और वो इतना ठोस हो गया था ऊपर से कि उसको हटाना भी बड़ा मुश्किल था। सही। वैभव गालेरिया साहब हमारे साथ में थे हम, और जैसे ही जेसीबी ने पहला हाँ, ढांचा उसके ऊपर भरा, सही। और भरते ही वो ऊपर से तो कठोर था, हाँ। लेकिन अंदर से बिल्कुल भुरभुरा था। हाँ, 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 तो वो धीरे धीरे खिसकता रहा खिसकता गया। और हजारों टन मार्बल हाँ, ओवरबर्डन जो था, सही बात। उस ओवरबर्डन को हमने 2005 के अंदर रिमूव किया। अच्छा, और उस अभियान की एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि बामन टुंगड़ा के लोगों ने, सही। आरवाड़ा के लोगों ने हमारी भरपूर मदद की। अच्छा, और उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया जी। कि अब भविष्य में हाँ, इससे हमारी कोशिश होगी कि कोई भी यहाँ पर सही। इस मेन स्ट्रीम के अंदर कम से कम हाँ, कम से मलबा नहीं डाला। बिल्कुल सही। बहुत कुछ हद तक बिल्कुल हम उसमें सफल हुए। मैं ये नहीं कहता हूँ 100% सफल होगा, क्योंकि प्रकृति में सृजन और विध्वंस ये दोनों साथ साथ चलता सही है। बात। तो सृजन और विध्वंस जब तक मनुष्य जिंदा है सही है। तब तक लगातार बढ़ा रहेगा। कह देना कि हमने ठीक कर दिया ठीक हो जाएगा, नहीं, ये कोई ठिकाना नहीं। सही सुबह जिस चीज को हम ठीक करके आए हैं, बिल्कुल सही। शाम को वही स्थिति रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे सही बात। आज की परिस्थिति में मैं ये कह सकता हूँ जी, कि हमारे गोमती नदी का जो मेन स्ट्रीम है, जी, जो मूल प्रभाव क्षेत्र है, उसमें 80% प्रभाव क्षेत्र सुरक्षित है, इंक्रोचमेंट है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बेहतरीन जानकारियाँ हमको इसी तरह की रोचक और बेहतरीन ऐतिहासिक जानकारी लेने के लिए देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़।